नमस्कार बंधुओं, YouTube चैनल आचार्य सुंदर शर्मा पर आपका स्वागत है। मैं आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभदायक विषयों को, वह भी हिंदी विषय से संबंधित, उनका मैं आपको अध्ययन कराऊंगा। सर्वप्रथम आज हम वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णमाला का अध्यापन कार्य कराएंगे। वर्णमाला में आप सभी बचपन से ही पढ़ते आए हैं और आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो जो प्रतियोगी स्तर पर वर्णमाला का ज्ञान अर्जित कर रहे हो। तो हमें वर्णमाला के सूक्ष्म तत्वों का अध्ययन करना है। सामान्य रूप से तो हम वर्णमाला को पढ़ते चले ही आए हैं। वर्णमाला जो हमारी हिंदी वर्णमाला है उसमें स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर के 52 वर्ण हैं। ये वर्ण किस प्रकार हैं ये मैं आपको बताता हूं। स्वर, हमारे जो स्वर हैं वो 11 हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। आगे के जो अंग और अह हैं ये स्वर नहीं है, ना ही ये व्यंजन है। किशोरी लाल जी ने इनको अयोगवाह कहा है। ये अनुस्वार है और ये विसर्ग है। मूल स्वर 11 है, 2 हो गए हमारे अनुस्वार और विसर्ग। इस प्रकार ये हो गए 13। ये 5 वर्ग हैं हमारे पास। कवर्ग 5, चवर्ग 5, टवर्ग 5, तवर्ग 5 और पवर्ग 5। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं। कुल मिलाकर के 25 वर्ण। 4 हमारे अंतस्थ हैं, 4 संयुक्त हैं, 4 ऊष्म हैं और 4 हैं संयुक्त। 2 नवीन वर्ण हमारे आए हैं जो संस्कृत में नहीं हैं, वो हैं ड़ और ढ। इनको उत्क्षिप्त कहा गया है क्योंकि जब इनको हम बोलते हैं तो हमारी जिह्वा ऊपर की ओर उछटती है, इसीलिए इनको उत्क्षिप्त कहा गया है। तो वर्णमाला में सबसे पहले हमें स्वरों का ज्ञान करना है, उसके बाद हम व्यंजनों के विविध गुणों की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा विषय है वो मात्र स्वरों तक ही सीमित रहेगा। स्वरों में भी जब हम स्वरों की बात करते हैं तो स्वरों को उनकी प्रकृति के अनुसार 3 भागों में विभाजित किया गया है। ध्यान से सुने। स्वरों को, जो हमारे 11 स्वर हैं, इनको 3 भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 मूल स्वर। मूल का तात्पर्य है जो वास्तविकता में स्वयं में मूल हैं, जड़ हैं इन सभी स्वरों की। मूल स्वर। इन स्वरों को ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। ये 4 होते हैं। अ, इ, उ और रे। ये 4 मूल स्वर हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर संख्या में 3 हैं। ये 4 हैं और दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ये 3 हैं। ये दीर्घ स्वर कैसे बने? बात यह है कि हमारा ह्रस्व है अ। ह्रस्व का तात्पर्य है कम बोलने में, जिसमें कम ध्वनि निःसृत हो, तो ये है अ। जब हम अ में एक और अ की ध्वनि सम्मिलित कर देते हैं तो ये दीर्घ ध्वनि बन जाती है आ। इसी प्रकार ह्रस्व इ में ह्रस्व इ जुड़ने पर दीर्घ
ई बन जाता है। ओ हस्व उ में हस्व उ जोड़ दो तो दीर्घ उ बन गया। इस प्रकार ये दीर्घ स्वर हमें प्राप्त हुए, जो संख्या में 3 है। हमें यह विशेष बात याद रखनी है, जब मैं आपको स्वर संधि पढ़ाऊंगा उस समय इन बिंदुओं का आपके मस्तिष्क में रहना अनिवार्य है, क्योंकि जिन्हें ये बातें स्मरण रहती हैं उन्हें स्वर संधियां समझने में कभी भी समस्या नहीं आती है। मैंने बताया 4 मूल स्वर हैं, 2 दूसरे नंबर पर दीर्घ स्वरों की संख्या 3 है। हमारे पास शेष बच गए 4, क्योंकि 4 और 3 7, कुल स्वर हैं 11, 4 बचे। तो तीसरा प्रकार होता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर हैं ए, आए, ओ, आओ। ये संयुक्त स्वरों के विषय में अब हम आपको बताएंगे। ए, ये संयुक्त क्यों बनी? समस्या यही है कि हमारे मस्तिष्क में यह बात विद्यमान नहीं रहती है कि यह संयुक्त क्यों बना। ये संयुक्त अ, हमारा ये ह्रस्व अ अथवा दीर्घ अ, और इसमें यदि हम ई अथवा ई जोड़ दें, इनमें से कोई भी ध्वनि, 2 ध्वनियों का, 2 स्वरों का संयोग हो तो हमारी एक संयुक्त स्वर प्राप्त होता है ए। अ ई ए, आ ई ए, इस प्रकार ए बन गया। अब आते हैं हम दीर्घ दूसरे बड़ी ए पर। तो जो अय है उसका संयोग बनता है अ अथवा आ के बाद ए आ जाए तो ये अय हो जाता है। तो ये अ या आ के साथ ए के संयोग से अय बना, इसीलिए ये दोनों संयुक्त स्वर हैं। अब आते हैं हम ओ और औ को समझने। ओ, यदि हम अ अथवा आ में उ जोड़ दें या उ जोड़ दें तो हमें संयुक्त स्वर मिलता है ओ। और अ अथवा आ में ओ जोड़ दें तो संयुक्त स्वर मिल जाता है औ। ध्यान देने योग्य बात है, ये ऐ और ये औ, ये हमारे हिंदी में इस समय 2 ध्वनियों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कैलाश, तो यहां पर आए है, और कौ आ वहां पर ये औ है। इसकी 2 ध्वनियां हैं ए और आए, इसकी भी 2 ध्वनियां हैं औ और आओ। आगे चल के मैं इसके विषय में विस्तार से आपको बताऊंगा, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा।